ओके, थोड़ा सा इश्यू आ गया था, अब मैं इस नेक्स्ट में डाल रहा हूँ कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होती है जो किसी अदर डिजीज की वजह से हो। जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पहले तो क्या बता दिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसी प्रकार और भी बहुत सारी डिजीज होती है। अगर बात करें अपने, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरथायरोडिज्म वगैरह की प्रॉब्लम हो, सॉरी हाइपरथायरोडिज्म की प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। और उसके बाद अगर बात करें अपने फियोक्रोमोसाइटोमा, क्या बात करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, अब ये वर्ड है ना फियोक्रोमोसाइटोमा भी, इसके अंदर अगर यहीं एक चीज और बता देता हूं कि ये क्या है, एड्रिनल मेडुला का कैंसर है। एड्रिनल मेडुला जो अपनी लाइफ सेविंग ग्लैंड है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला का कैंसर है, और इसके अंदर अगर इसका कैंसर हो जाए तो इसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, यूरिन का स्पेसिमेन लेते हैं। यूरिन सैंपल लेकर उसके अंदर अपने VMA ये फैक्टर देखा जाता है, वेनिलाइन मेंडेलिक एसिड। वेनिलाइन मेंडेलिक एसिड क्या है, यहां तक वेनिलाइन मेंडेलिक एसिड। तो ये इस चीज को देखा जाता है यूरिन के अंदर कि इसकी प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली क्या है, उसे एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर है। तो अब देखो फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, किसी पेशेंट को एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर हो गया, एड्रिनल मेडुला का। अब एड्रिनल मेडुला आपको पता है एड्रिनलिन और नोर एड्रीनलिन दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। जैसे अपने क्या बोलेंगे, ये अगर बात करते हैं तो इन दोनों हार्मोन को मिला के, एड्रीनलिन को और नोर एड्रीनलिन दोनों हार्मोन को मिला के अपने क्या बोलते हैं, केटाकोलामाइन। क्या बोलेंगे, केटाकोलामाइन। तो ध्यान रहे एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन दोनों। तो एड्रिनल हार्मोन कब एक्टिव होता है, जब फियरफुल सिचुएशन, डर की कंडीशन, फियर एंड फाइट की कंडीशन हो, उस टाइम एड्रिनलिन हार्मोन बढ़ता है। और जब एड्रिनलिन हार्मोन बढ़ता है तब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और हाइपरटेंशन भी पेशेंट को होती है अगर क्रोनिकली रहे तो। अगर क्रोनिकली एड्रिनलिन हार्मोन है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट रहता है, तो उस केस के अंदर पेशेंट को ये प्रॉब्लम मोस्टली रहेगी हाइपर टेंशन की। इसी प्रकार अगर मान लो कोई पेशेंट है सोडियम ज़्यादा ले रहा है, या फिर कोई पेशेंट अगर स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहा है, कोर्टिको स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहा है, तो उसके अंदर भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन वो कौन सी हाइपरटेंशन होगी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कौन सी रहेगी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और उसके बाद अगर बात करें अपने रीनल फेलियर, रीनल फेलियर हो गया, तो इससे भी क्या रहेगी, हाइपरटेंशन रहेगी। इस प्रकार जो अदर डिजीज की वजह से अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन रहेगी तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसके बाद एक आती है लास्ट वाली, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। कौन सी, व्हाइट कोट, एप्रन वाली। ठीक है, तो एप्रन वाली हाइपरटेंशन देखो कैसी होती है। तीसरे नंबर की रहेगी अपने व्हाइट कोट, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के अंदर कहने का मतलब है कि जब डॉक्टर फिजिशियन जैसे बीपी मेजर करता है, फिजिशियन के व्हाइट कोट होता है ना, तो व्हाइट कोट जब क्या करता है, कोई डॉक्टर है वो बीपी मेजर करता है पेशेंट को, डॉक्टर क्या करता है, बीपी मेजर करेगा किसी पेशेंट को, तो पेशेंट को एंजाइटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है। तो जब पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है व्हाइट कोट को देखे, तो उसे क्या बोलेंगे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। और पेशेंट है ना तुरंत अगर अपने पास आता है ना, उस केस के अंदर जैसे ही वो तुरंत आया है, आते ही बीपी मेजर नहीं करना चाहिए, उसे पहले थोड़ा स्टेबल होने देना चाहिए, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन होने देना चाहिए। वरना क्या मूवमेंट करके आता है, एक्सरसाइज से मतलब फिजिकली वर्क करता है ना वो, जिससे चल के आया और है, तो उससे थोड़ा बहुत जो अपने बीपी मेजर करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन आ सकता है। इसलिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, काम करना, के बाद ही उसका बीपी चाहिए। क्लियर भी। तो ये तीनों प्रकार की समझ में आ गई। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन थी जो मॉडिफाई और नॉन मॉडिफाई रिस्क फैक्टर से हो रही थी।
फिर अपने बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से। अब है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तीसरे नंबर की। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के अंदर आपको पता ही है, व्हाइट कोट तो डॉक्टर ही पहनता है, तो डॉक्टर को देखते ही पेशेंट को एंजाइटी होगी और एंजाइटी होते ही उसका बीपी है वो बढ़ जाता है। क्लियर भी। उसके बाद अपने बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम कैसे होंगे, क्योंकि पहले तो ये क्या रहेगी, एसिम्टोमेटिक रहेगी, बाद में देखते हैं इसके साइन सिम्टम क्या रहेंगे। साइन सिम्टम में ना कॉमन ही साइन सिम्टम है, जैसे पेशेंट को हेडेक रहेगा, ठीक है, पेशेंट को फ्लशिंग ऑफ फेस हो जाएगा, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट के अंदर अगर बात करें तो एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। एपिस्टेक्सिस बोले तो नोज ब्लीडिंग, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि नोज ब्लीडिंग किसे बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस को। और एपिस्टेक्सिस हो गया तो नर्स को पहले क्या करना चाहिए, पोजीशन कौन सी रखनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, लीन फॉरवर्ड ऑफ हेड, हेड को क्या करना चाहिए, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना चाहिए, और नोज को क्या कर लेना चाहिए, पिंच कर लेना चाहिए, हेड को अपवार्ड नहीं करना, मतलब फ्लेक्शन नहीं, एक्सटेंशन नहीं करना है, ठीक है, गर्दन को एक्सटेंड नहीं करना, गर्दन को फ्लेक्स रखना है, ठीक है, वरना तो एस्पिरेट वगैरह हो सकता है। तो हमेशा एपिस्टेक्सिस जैसे ही हो, नोज ब्लीडिंग जैसे ही हो, तो क्या करना चाहिए, हेड डाउन करना चाहिए, लीन फॉरवर्ड की पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या इसके अंदर आ सकते हैं साइन सिम्टम के अंदर, तो और साइन सिम्टम की बात करें तो विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है पेशेंट के अंदर, ठीक है, किसकी वजह से, हाइपर टेंशन की वजह से। और पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो जाएगा, और पेशेंट को डिजीनेस भी हो जाता है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम रहती है। और अगर बात करें अपने हाइपरटेंशन के अंदर कई पेशेंट है टिनिटाइज, टिनिटस की भी प्रॉब्लम, मतलब रिंगिंग ऑफ, ये जानते हो क्या होता है, बताऊं तो कोई बात बता ही देता हूँ। इसे बोलते हैं रिंगिंग ऑफ ईयर, टिनिटस बोलते हैं, टिनाइटस भी बोल देते हैं, जो भी बोलते तो सूटेबल लगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपने, रिंगिंग ऑफ द ईयर। ये प्रॉब्लम है ना, जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक टेबलेट लेते हैं ना, उससे भी हो जाती है। जैसे अगर बात करें टिनाइटस है या फिर रिंगिंग ऑफ ईयर या एर्थ क्रेनियल नर्व है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस जैसे पढ़ते हैं ना अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टिब्बी के अंदर देते हैं, ठीक है, उससे हो सकता है। कई बार अम्बिकासिन हो सकता है, ठीक है, अभी फ्रूसेमाइड से भी हो जाता है, फ्रूसेमाइड से भी हो जाता है टिनाइटस। टिनाइटस का क्या है, किसी वजह से हो सकता है। क्लियर भी। तो इतने ये सारे क्या है हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम आते हैं। अगर अब अपने बात करें कि हाइपरटेंशन क्या होती है वो पढ़ लिया, हाइपरटेंशन कितने प्रकार की होती है वो पढ़ लिया, किस किस कारण से होती है वो पढ़ लिया, और उसके बाद अगर अपने बात करें कि इसके साइन सिम्टम क्या है तो वो पढ़ लिए। अब अपने इसका मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है भी, मैनेजमेंट, क्योंकि अगर इसका मैनेजमेंट न किया जाए तो माइनर ब्लड वेसल है वो रप्चर हो सकती है, जिससे सीवीए सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, रेटिना की ब्लड वेसल है वो रप्चर हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ये कर सकती है, लेकिन मेन टारगेट हाइपरटेंशन का रहेगा कोरोनरी आर्टरी को। क्लियर भाई। अब अपने बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में पहले तो अपने को ये देखना होगा, जैसे अगर मैनेजमेंट ऑफ HTN हाइपरटेंशन का अगर मैनेजमेंट देखें तो पहले तो अपने को यही देखना चाहिए कि भाई एक्सरसाइज करानी चाहिए। क्या कराएंगे, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह डाउन आ जाएगा ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो भी हाइपरटेंशन हो जाती है, तो एक्सरसाइज वगैरह करवा देंगे, ठीक है। वेट रिडक्शन थेरेपी, ठीक है। अब हाइपरटेंशन वाले को क्या करते हैं अपने, अब ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो करवाते नहीं है, क्या करवाते हैं कि अर्ली मॉर्निंग क्या जॉगिंग वगैरह और योगा वगैरह वो कर ले, ठीक है, ये जॉगिंग वगैरह है ये सफिशियंट इसके लिए रहती है। क्लियर। और वेट रिडक्शन थेरेपी है ये ज़रूरी है। फिर अपने बात करते हैं कि और किस किस तरीके से डाइट के बारे में बता देंगे। भाई डाइट है सोडियम वाली कम लेनी है,
सोडियम वाली डाइट क्या करना है अपने को, कम लेनी है, ठीक है। और उसके बाद उसे बता देंगे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो भी डाइट क्या करना है, कम कर देना है, कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट को भी कम करना है, सोडियम वाली डाइट को भी कम करना है। उसके बाद उसे बोल देंगे जैसे मान लो ये स्टिमुलेटिंग एजेंट है, जैसे निकोटीन वाले सब्सटेंस, निकोटीन वाले सब्सटेंस जैसे मान लो अगर बात करें स्मोकिंग, ठीक है, अभी ये अवॉइड कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ अल्कोहल ये भी अवॉइड कर देनी चाहिए, कॉफ़ी वगैरह भी उसको अवॉइड कर देनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें इसके लिए अपने डाइट के अंदर बताना उस पेशेंट को बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वो अपने बॉडी के अंदर इम्प्रूव कर सके। क्लियर भाई? तो ये जो डाइट के फैक्टर है, एक्सरसाइज वगैरह है और है, ये बड़ी ही यूजफुल होती है। फिर और बात करें और अपने किस प्रकार से हो रही थी, जैसे अगर बात करें कि किसी पेशेंट को स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। ये कोज अपने पहले ही पढ़ लिया। तो अगर किसी पेशेंट को मान लो स्ट्रेस वगैरह है, तो स्ट्रेस है तो क्या करेंगे, स्ट्रेस को भी रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए क्या है, पहले तो उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव इन्वायरमेंट और स्ट्रेस का कोज देखेंगे। स्ट्रेस का कोज देखे, उस कोज के ऊपर अपने क्या है काम करते हैं, और रिलैक्सेशन थेरेपी वगैरह उसको देनी ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम क्या करने हैं, उसके वाइटल साइन भी जैसे बीपी वगैरह मेजर कर लेना चाहिए, ताकि कितना का इम्प्रूवमेंट होता है। क्लियर? तो ये तो नॉर्मल चीज़ें होती है कि जो अपने हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को बताते हैं। उसके बाद अगर बात करें अपने की मेडिसिन कौन कौन सी दे सकते हैं, ठीक है भाई, और मेडिसिन या फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है उससे किस प्रकार अपने हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर बात करें तो आगे देखो फर्दर नेक्स्ट पेज पे, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आते ही देते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक के अंदर आपने सुना होगा लासिक्स, क्या होता है, फ्रूसेमाइड, ठीक है भाई, ये देते हैं। आईवी देना है तो बिल्कुल स्लो देंगे, और आईएम भी दे सकते हैं, फ्रूसेमाइड 40 mg, ठीक है भाई। ये इंजेक्शन है तो ये भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर फ्लूइड है, क्योंकि बॉडी के अंदर जैसे हाइपोवोलीमिया हो जाता है तो उस केस के अंदर बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, और हाइपरवोलीमिया नॉट हाइपोवोलीमिया, ठीक है, ध्यान रहे, हाइपर वोल्यूमिया होता है तब तो बीपी इंक्रीज होता है, और जब हाइपोवोलीमिया होता है, हाइपोवोल्यूमिया मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होता है, तब बीपी डिक्रीज होता है। तो ये फ्रूसेमाइड क्या करेगी, डायूरेटिक है, ये क्या करेगी, जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के अंदर है उसे क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, जिससे कार्डियक वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तो इससे भी अपने क्या है, डायूरेटिक से भी दे सकते हैं, ठीक है। लासिक्स वगैरह है, और भी जैसे अगर बात करें स्पाइरोनोलैक्टोन भी काम करती है, ठीक है, कौन सी, स्पाइरोनोलैक्टोन भी काम करेगी। क्लियर? इस प्रकार डायूरेटिक बहुत सारी होती है, लेकिन मेनली जो डायूरेटिक है, मोस्ट कॉमन जो डायूरेटिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर आते ही जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो कौन सी है, लासिक्स या फ्रूसेमाइड है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें और क्या कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो और मेडिसिन के अंदर अगर बात करें तो अपने पास होती है बीटा ब्लॉकर। कौन सी, बीटा ब्लॉकर, क्योंकि हार्ट के ऊपर, एरोटा के ऊपर और इनके ऊपर ना ये बैरो रिसेप्टर वगैरह, कीमो रिसेप्टर वगैरह ये भी होते हैं, और बीटा के रिसेप्टर होते हैं, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिव होते ही एड्रिनलिन हार्मोन काम करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। तो अपने को क्या करना है, बीटा ब्लॉकर दे के उस बीटा एड्रिनलिन वाले को रोक देना, ताकि एड्रिनलिन कम हो जाए और हाइपरटेंशन पेशेंट की है वो रिकवर हो जाए। क्लियर भाई? तो बीटा ब्लॉकर के अंदर बात करें तो कौन कौन सी, जैसे एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, ठीक है, ये जिसके पीछे LOL लोल लगता है, जिसके पीछे क्या लगता है, लोल लगता है, वो सारी क्या रहेगी अपने बीटा ब्लॉकर। और अगर बात करें अपने की बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, उसका साइड इफेक्ट क्या रहता है। तो अगर बात करें बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो ये करती है ब्रेडीकार्डिया। क्या करेगी, ब्रेडीकार्डिया। क्लियर भी, क्या करेगी, ये ब्रेडीकार्डिया करती है, कौन सी, बीटा ब्लॉकर। उसके बाद अगर बात करें अपने पास
और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। कौन सी रहेगी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आपको पता है एक्शन पोटेंशियल करेगा, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? बीपी इंक्रीज हो सकता है पेशेंट में। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जाती है पेशेंट को, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अगर बात करें तो ये हार्ट रेट को भी कम करती है और कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को भी, हार्ट रेट को कम करेगी, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी क्या कर देगी? कम कर देती है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करेगी? कम। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है उसका फोर्स है उसको भी क्या कर देगी? कम कर देगी। क्लियर भी? अब इसके अंदर अगर बात करें बीटा ब्लॉकर के अंदर, तो जैसे 2-3 एग्जांपल दे के बताऊं आपको, तो इसके अंदर अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर रहती है निफेडिपाइन वगैरह है, एम्लोडिपिन। जैसे अगर बात करें एम्लोडिपिन आ गई, एम्लोडाइपिन आ गई, निफेडिपिन आ गई, ये सारी क्या रहेगी? अपनी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहेगी। ये कैल्शियम आयन जो चैनल है, कैल्शियम के आयन का चैनल है, उसको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। उसी प्रकार एक अगर बात करें अपने ACE इनहिबिटर, एक टेबलेट और होती है एक कैटेगरी की, जिसे अपने क्या बोलेंगे? ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। तो ACE क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पे होता है? जैसे मान लो ये अपना लंग्स है, ठीक है अभी, इस लंग्स के अंदर से यहाँ से क्या है? जैसे मान लो यहाँ बना देता हूँ, ये क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी है। क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी, जो क्या करेगी? गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो इस पल्मोनरी कैपिलरी के सरफेस के ऊपर इस प्रकार का क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है भाई। ये लंग्स की जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसके ऊपर पाया जाता है। इसका काम है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देना। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कर देगा कन्वर्ट? एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। और एंजियोटेंसिन सेकंड का काम है कि जो ब्लड वेसल है उनको क्या कर देगी? है कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, जिससे बीपी बढ़ता है। ये जो आपको रास सिस्टम है ना, उसके अंदर मैं अच्छे से कराऊंगा, तो ध्यान रहे एंजियोटेंसिन सेकंड अगर कन्वर्ट होके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो पेशेंट का तो बीपी बढ़ेगा। तो पेशेंट का बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए अपने को क्या करना है? इस एंजाइम को ब्लॉक कर दो, एंजियोटेंसिन एंजाइम को ब्लॉक कर दो, ताकि ये एंजियोटेंसिन सेकंड बनाए नहीं। और एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा तो उससे ब्लड वेसल क्या रहेगी? डायलेट रहेगी, जिससे बीपी क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो ACE इनहिबिटर है, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाली मेडिसिन, ठीक है, वो देते हैं। जैसे अगर बात करें एंजियोटेंसिन इनहिबिटर की, तो कौन कौन सी? जैसे कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, ये प्रिल वाली जितनी भी है, प्रिल वाली मोस्ट ऑफ जितनी भी प्रिल वाली मेडिसिन है, ये सारी क्या रहती है? ACE इनहिबिटर रहती है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ACE इनहिबिटर है, उस ACE इनहिबिटर मेडिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आ सकता है? तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। ACE इनहिबिटर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो ये रहता है भी ड्राई कफ। पेशेंट को कफिंग होने लग जाती है, ड्राई कफ होता है, जिसे अपने क्या बोलेंगे कि ये साइड इफेक्ट किसका है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकने वाली मेडिसिन है, ACE इनहिबिटर मेडिसिन है, उसका ये साइड इफेक्ट है। क्लियर भी?
उसके बाद और भी अगर बात करें जैसे हाइड्रिलाजीन है, हाइड्रिलाजीन मेडिसिन है, ठीक है, और सोडियम फ्रूसाइड वगैरह हो गई, ठीक है भाई। ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, ब्लड वेसल को डायलेट करने के काम आती है। वेजो, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, वेजो डायलेटर है। जैसे हाइड्रिलाजीन हो गई, ठीक है भाई, सोडियम प्रूसाइड हो गई, ठीक है, नाइट्रो प्रूसाइड वगैरह है, हाइड्रिलाजीन है, मिनोक्सीडिल है, एक टेबलेट और भी देते हैं मिनोक्सीडिल, ये भी क्या होती है, ब्लड वेसल को क्या करती है, इतनी ये डायलेट करती है। ये भी मेडिसिन आप दे के हाइपरटेंशन को रिकवर करवा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको मैंने बता दी कि हाइपरटेंशन क्या है। अपने से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आप इतना ध्यान रखना कि एक तो एसी इनहिबिटर में कौन कौन सी आएगी, तो एसी इनहिबिटर के अंदर ये परिल वाली सारी आ जाएगी, और इसका साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका एसी इनहिबिटर का क्या है, अपने को ये बात ध्यान रखनी है। और एक ये ध्यान रखना है कि एसीई एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता कहाँ पे है, तो वो लंग्स की पल्मोनरी कैपिलरी के ऊपर होता है। फिर और वेजोडाइलेटर मेडिसिन कौन कौन सी देंगे, तो उसके अंदर आ जाता है मिनोक्सीडिन, हाइड्रिलाजीन वगैरह, ये सारी, ठीक है भाई। उसके बाद अपने ये देखो, मैंने आपको क्या कराया था, डायूरेटिक, जिसमें लासिक्स देते हैं, फ्रूसेमाइड आईवी देते हैं और आईएम भी देते हैं, ठीक है भाई। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं, जिसमें एम्लोडाइपिन, निफेडिपाइन, ये आ गई, ये हार्ट रेट को भी कम करती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। और उसके बाद अगर बात करें अपने, ये सारी क्या थी, बीटा ब्लॉकर थी। तो इस बीटा ब्लॉकर का भी साइड इफेक्ट ध्यान रखना, बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया, क्या रहेगा, ब्रेडीकार्डिया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे अपने मैनेजमेंट करने लगे तो एक्सरसाइज करा के जैसे वेट रिड्यूस हो जाएगा, डाइटरी पैटर्न में सोडियम वगैरह है, ये जो निकोटिन सब्सटेंस है, एल्कोहल वगैरह, ये कम करके, ठीक है भाई। और कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेके, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको करा दी है। और इसके बाद ये साइड इफेक्ट, साइन सिम्टम है हाइपरटेंशन के, जिसके अंदर मोस्टली आप है ना, इसका एपिस्टेक्सिस का भी ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्या होता है, नोज ब्लीड, और नोज ब्लीड का भी पूछ सकता है कई बार, तो ये टर्म ही दे देता है कि एपिस्टेक्सिस है क्या, अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऐसे। और दूसरी बात, एपिस्टेक्सिस हो जाए तो अपने को पोजीशन कौन सी देनी है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद ये अपने टाइप किया था, ये थर्ड वाली टाइप है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जो मैंने आपको बता दी। और ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो रही है। और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, जो एसिम्प्टोमेटिक रहती है। और इसके रिस्क फैक्टर ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, इस क्वेश्चन की खास बात बता देता हूँ मैं, कि अगर ऐसा क्वेश्चन है ना कि मॉडिफाइबल फैक्टर कौन सा है और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर कौन सा है, तो उसके अंदर आपको दो चीज़ों, कई बार एक्सेप्ट का भी दे देता है, लेकिन आप हमेशा 4 ऑप्शन में ना ये चीज़ देखना कि 3 तो या तो ऐसे होंगे जो चेंज हो सकते हैं, या 3 ऐसे होंगे जो चेंज नहीं हो सकते। बस इतना ध्यान रखना, चेंज होने वाले कौन से हैं और न चेंज होने वाले कौन से हैं, इतना ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर भी। उसके बाद अपने ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, बीपी नॉर्मल साइलेंट किलर है, ठीक है, और कितना होता है, कितने से अबो चला जाए तो इसे बोल लेंगे। क्लियर भी। फिर ये बीपी मेजरमेंट करने के मेथड बताए थे, स्टेथो याद रखना है, स्टेथोस्कोप, और एक अपने पास बीपी मशीन होनी चाहिए। बीपी मशीन को सफिग्मोमीटर बोलते हैं, जिसके अंदर मरकरी होती है। क्लियर भी। और ये 2 मेथड है, पाल्पेटरी और अस्कल्टेटरी, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें लगभग मैंने करा दी। अब अपने नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अगर बात करें एमएस के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे जैसे एमआई, एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है भाई, और एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, ये सारे बहुत सारे, आर्ट्रियल डिजीज अलग है, वीनस डिजीज अलग है, जैसे मतलब जो ब्लड वेसल की डिजीज है वो भी अपने करेंगे। तो इसके अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, हाइपर टेंशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कार्डियोवेस्कुलर की डिजीज़ लेके आऊँगा। एमएस वाले पोर्शन के अंदर आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक बात मैं बता देता हूँ, सुरीना के अंदर जो सब्जेक्ट डाल रखे हैं उसमें ना हर सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा।
जैसे अभी पीडियाट्रिक चल रहा है, फंडामेंटल चल रही है, ओबीजी भी चल रही है और एमएस का ये पहला लेक्चर है, एनाटॉमी भी चल रही है, ठीक है। तो ऐसे कर करके अपने क्या है उसके अंदर जितने भी लेक्चर है हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। माइक्रो के भी मैंने डाल रखे हैं। तो धीरे धीरे आप बस इतना करना, ये करते जाना और उसके बाद आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू के लिए आप है जैसे टारगेट आई है, प्रीति अग्रवाल है या फिर जो पीआर यादव है, ये बुक कोई भी एक बुक उठाओ, इससे कंटिन्यूस प्रिपरेशन करो। जितने क्वेश्चन आंसर करोगे, जितनी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अभी मैं मेरा लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अभी अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।